सही लड़की आपके लिए मिलना चाहिए, तब आप जाके शादी करें। बॉलीवुड में एक ऐसा एक्टर है जिसने कभी ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर जैसी हीरोइनों को अपने प्यार में गिराया, लेकिन 50 साल की उम्र होने के बावजूद शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं। ना कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना ट्विटर पर एक भी ट्वीट, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आता है तो पूरा थिएटर सन्नाटे में आ जाता है। यही वो शख्स है जिसके बाल 19 साल की उम्र में ही झड़ने लगे थे और इंडस्ट्री ने उसे खत्म मान लिया था। लेकिन आज 2025 में वही शख्स रणवीर सिंह और विक्की कौशल जैसे सुपरस्टार्स पर भारी पड़ रहा है। एक ऐसा एक्टर जिसने कभी किसी पीआर एजेंसी को हायर नहीं किया, कभी किसी पार्टी में स्पॉट बॉय को टिप नहीं दी और ना ही कभी किसी गॉसिप कॉलम में अपना नाम छपवाने की कोशिश की। तो आखिर कैसे एक भुला दिया गया सितारा अचानक से भारत का किलियन मर्फी बन गया? आखिर क्यों एक ऐसा इंसान जिसके साथ ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर जैसी खूबसूरत अभिनेत्रियों का नाम जुड़ा, आज भी अकेला है? चलिए आज जानते हैं अक्षय खन्ना की उस कहानी को जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनसुनी कहानियों में से एक है। अक्षय खन्ना की जिंदगी शुरू से ही किसी फिल्म के प्लॉट जैसी रही है। 1975 में जब वो पैदा हुए तो घर में सब कुछ था, फेम था, पैसा था, नाम था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी वो नहीं थी, और वो थी एक पिता की मौजूदगी। बचपन में जब दूसरे बच्चे अपने पिता के कंधों पर बैठकर दुनिया देख रहे थे, तब 5 साल के अक्षय को यह समझाया जा रहा था कि उनके पापा सन्यासी बनकर अमेरिका चले गए हैं। विनोद खन्ना, जो उस वक्त बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक थे, उन्होंने ओशो के चक्कर में अपनी पत्नी गीतांजलि और दोनों बेटों अक्षय और राहुल को मुंबई में छोड़ दिया और खुद ओरेगोन अमेरिका में जाकर बस गए। एक छोटे बच्चे के लिए यह समझना कितना मुश्किल रहा होगा कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या और क्यों उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। इस घटना ने अक्षय की पूरी पर्सनैलिटी को ही बदल कर रख दिया। वो एक बेहद शांत और अपने आप में खोया हुआ बच्चा बन गए। स्कूल में जहां दूसरे बच्चे अपने पिता की नौकरी और कामयाबी के बारे में बातें करते थे, वहीं अक्षय के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि उनके पिता सन्यासी बन गए हैं, जबकि उनके पिता का तलाक हो गया और विनोद खन्ना ने कविता से दोबारा शादी कर ली। छोटे अक्षय के मन में एक खालीपन घर कर गया जो शायद आज तक भरा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बचपन में पिता की अनुपस्थिति एक बच्चे को जीवन भर के लिए इमोशनल डिस्टेंस सिखा देती है, और शायद यही वजह है कि अक्षय आज भी रिश्तों से दूर रहते हैं, पार्टियों से दूर रहते हैं और सोशल मीडिया की चमक दमक से कोसों दूर रहते हैं। वो अपने अंदर एक ऐसी दीवार बना चुके हैं जिसे तोड़ना किसी के लिए भी मुश्किल है। जब विनोद खन्ना वापस लौटे तो शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, या फिर उन्होंने सोचा कि बेटे को स्टार बनाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद उन्होंने सोचा कि जो प्यार और वक्त उन्होंने अपने बेटे को नहीं दिया, वो सफलता और स्टारडम से पूरा हो जाएगा। इसीलिए 90 के दशक में विनोद खन्ना ने तय किया कि वो अपने बेटे को बॉलीवुड का सबसे शानदार लॉन्च देंगे, और इसके लिए उन्होंने बनाई हिमालय पुत्र। यह फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि विनोद खन्ना का ऑब्सेशन बन गई थी। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया देखे कि विनोद खन्ना का बेटा कैसा है। हीरोइन ढूंढने के लिए वो लंदन तक चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि भारतीय लड़कियां इस फिल्म के लिए काफी नहीं हैं। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिए, सैकड़ों ऑडिशन लिए और तब जाकर अंजला जावेरी को फाइनल किया। करोड़ों रुपए खर्च किए गए लोकेशन के लिए हिमालय जाया गया। प्रोडक्शन वैल्यू इतनी हाई रखी गई कि लोग सोचने लगे कि यह फिल्म बॉलीवुड का इतिहास बदल देगी। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिल्म की कहानी एक बेटे की थी जो अपने गुमशुदा पिता को ढूंढ रहा है, और यह कहानी अक्षय की अपनी जिंदगी से इतनी मिलती जुलती थी कि देखने वालों को भी अजीब लगा। 1997 में जब हिमालय पुत्र रिलीज हुई तो फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। करोड़ों रुपए पानी में बह गए और अक्षय खन्ना का बॉलीवुड में पहला कदम ही गलत साबित हुआ। क्रिटिक्स ने फिल्म को बोरिंग बताया, ऑडियंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया और एक पिता का सपना टूट गया। लेकिन जिंदगी में कभी कभी हार के बाद ही सबसे बड़ी जीत आती है। उसी साल 1997 में जेपी दत्ता अपनी वॉर फिल्म बॉर्डर बना रहे थे और उसमें एक रोल था सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भाटी का दिलचस्प। बात यह है कि यह रोल पहले सलमान खान को ऑफर हुआ, फिर आमिर खान को, फिर अक्षय कुमार को और अजय देवगन को भी, लेकिन सबने मना कर दिया। बड़े स्टार्स ने जिस रोल को छोटा समझकर ठुकरा दिया, वही रोल अक्षय खन्ना के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। बॉर्डर सुपरहिट हुई और अक्षय को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जो उन्हें अपने पिता की करोड़ों की फिल्म से नहीं मिल पाया था। फिल्म में उन्होंने एक ऐसे सैनिक का किरदार निभाया जो अपनी नई नवेली दुल्हन पूजा को छोड़कर युद्ध के मैदान में चला जाता है और वहां शहीद हो जाता है। उनकी आंखों में वो दर्द था जो शायद उनकी अपनी जिंदगी से आ रहा था। लेकिन बॉलीवुड में सफलता हमेशा टिकती नहीं है। यहाँ आज आप हीरो हैं तो कल फ्लॉप बॉर्डर के बाद अक्षय की लगातार फिल्में फ्लॉप होने लगी। डोली सजा के रखना आई, जिसमें उन्होंने जयप्रदा के बेटे का रोल किया, लेकिन फिल्म नहीं चली।
फिर लावारिस आई, जिसमें मनीषा कोइराला के साथ थे, लेकिन वो भी डूब गई। कुदरत भी फेल हो गई और लोग कहने लगे कि यह लड़का सोलो हीरो नहीं बन सकता, सिर्फ मल्टी स्टारर में ही काम कर सकता है। उस दौर में अक्षय को बॉक्स ऑफिस पॉइजन तक कहा जाने लगा था, यानी जिस फिल्म में अक्षय हो वो फ्लॉप होगी। प्रोड्यूसर्स उनसे दूर भागने लगे, डायरेक्टर्स ने उन्हें साइन करना बंद कर दिया और एक वक्त ऐसा आया जब अक्षय के पास कोई काम ही नहीं था। फिर 1999 में सुभाष घई ने उन्हें ताल में लिया और यहाँ अक्षय ने मानव नाम के एक अमीर और क्लासी लड़के का किरदार निभाया जो म्यूजिक का शौकीन है और ऐश्वर्या राय के किरदार मानसी से प्यार करता है। अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार के सामने भी अक्षय ने अपनी जगह बनाई और उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने सराहा। ताल AR रहमान के म्यूजिक और सुभाष घई की डायरेक्शन की वजह से हिट हुई और अक्षय को एक बार फिर से मौका मिला। और उस दौर में उनकी जिंदगी में एक और किस्सा जुड़ा, ऐश्वर्या राय का किस्सा। ताल की शूटिंग के दौरान अक्षय ऐश्वर्या की खूबसूरती पर इतने फिदा हो गए थे कि बाद में करण जौहर के शो कॉफी विद करण में उन्होंने खुद कबूल किया कि वो ऐश्वर्या को पागलों की तरह घूरते रहते थे। उन्होंने ऐश्वर्या को इंडस्ट्री की सबसे सेक्सी और खूबसूरत लड़की बताया और कहा कि वो उनकी खूबसूरती में पूरी तरह से खो जाते थे। लेकिन यह इश्क कहानी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि उस वक्त ऐश्वर्या सलमान खान के साथ थीं और बाद में उनका ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। फिर भी ताल ने अक्षय को एक बार फिर से A लिस्ट में ला खड़ा किया और लोगों ने महसूस किया कि इस लड़के में कुछ खास बात है। 2001 वो साल था जब फरहान अख्तर की दिल चाहता है आई और इस फिल्म ने तो बॉलीवुड को ही बदल दिया। ये फिल्म यंग जनरेशन के लिए बाइबल बन गई। इसके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की कास्टिंग के पीछे एक बड़ा ड्रामा था। असल में आकाश का रोल जो आमिर खान ने किया वो अक्षय खन्ना के लिए लिखा गया था और सिड का रोल ऋतिक रोशन के लिए था। फरहान अख्तर चाहते थे कि अक्षय खन्ना उस बेफिक्र और मस्त लड़के आकाश को प्ले करें जो गोवा बीच पर पेंटिंग बनाता है और जिंदगी को आसानी से लेता है। लेकिन जब ऋतिक रोशन ने फिल्म छोड़ी क्योंकि उन्हें यश राज की कोई और फिल्म मिल गई थी, तो आमिर खान को फिल्म ऑफर की गई और आमिर ने साफ कह दिया कि वो सिड नहीं आकाश ही करेंगे। किसी भी एक्टर का ईगो इस पर हर्ट हो सकता था, लेकिन अक्षय ने बिना कोई नखरा किए चुपचाप सिड का रोल ले लिया और यहीं पर अक्षय खन्ना ने अपनी असली काबिलियत दिखाई। फिल्म में मस्ती आमिर और सैफ ने की, लेकिन जो गहराई और इमोशन था वो सिड के किरदार में था। एक तलाकशुदा शराबी औरत, थलासोफोबिया से पीड़ित डिम्पल कपाड़िया से प्यार करने वाले शांत और समझदार लड़के को अक्षय ने इतनी खूबसूरती से निभाया कि उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। यह वो दौर था जब लोग समझ गए कि यह लड़का सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक असली एक्टर है जो बिना चिल्लाए, बिना ओवर एक्ट किए सिर्फ अपनी आंखों से और अपनी खामोशी से किरदार को जीवंत कर सकता है। लेकिन स्क्रीन पर जहां अक्षय परिपक्वता दिखा रहे थे, वहीं रियल लाइफ में वो एक ऐसे दर्द से गुजर रहे थे जो किसी भी एक्टर के लिए सबसे बड़ा डर होता है, और वो था गंजापन, हेयर लॉस। सोचिए, एक 19-20 साल का लड़का जिसकी पूरी जिंदगी उसके लुक्स पर निर्भर है, जिसे कैमरे के सामने खड़ा होना है, जिसे हीरो बनना है, उसके बाल झड़ने लगे। अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह ऐसा था जैसे किसी पियानो प्लेयर की उंगलियां काट दी जाएं या किसी पेंटर की आंखें निकाल दी जाएं। वो रोज सुबह आईने में देखते और महसूस करते कि उनका करियर, उनकी जवानी, सब कुछ खत्म हो रहा है। हर दिन जब वो कंघी करते तो मुट्ठी भर बाल हाथ में आ जाते। इंडस्ट्री वाले उनके विग के बारे में बातें करने लगे थे, हेयर ट्रांसप्लांट की चर्चा होने लगी थी और धीरे धीरे अक्षय का कॉन्फिडेंस टूटने लगा। यह वो दौर था जब बॉलीवुड में लुक्स ही सब कुछ था। अगर आप हैंडसम नहीं दिखते तो आप हीरो नहीं बन सकते। इसी दौर में शायद अक्षय ने तय कर लिया कि अब वो रोमांटिक हीरो बनने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि कैरेक्टर एक्टर बनेंगे, और यह फैसला उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने अपनी फिजिकल लिमिटेशन को अपनी स्ट्रेंथ में बदल दिया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं सलमान खान या शाहरुख खान जैसा दिखने वाला रोमांटिक हीरो नहीं बन सकता तो मैं ऐसा एक्टर बनूंगा जो अपनी एक्टिंग से लोगों को चौंका दे। लेकिन इससे पहले कि करियर संभलता, उनकी पर्सनल लाइफ में एक और झटका लगा, और वो था करिश्मा कपूर का झटका। 90 के दशक के आखिर में जब करिश्मा का अजय देवगन से ब्रेकअप हुआ तो उन्हें अक्षय में सहारा मिला। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और बात शादी तक पहुंच गई। करिश्मा के पिता रणधीर कपूर को अक्षय बहुत पसंद थे क्योंकि अक्षय एक अच्छे घर से थे, पढ़े लिखे थे, और सबसे बड़ी बात यह कि वो एक शरीफ और शांत इंसान थे। रणधीर कपूर ने खुद विनोद खन्ना के घर रिश्ता भेजा। दोनों परिवार राजी थे। शादी की तैयारियां होने वाली थीं। करिश्मा और अक्षय साथ में स्पॉट होने लगे थे। मैगजीन्स में उनकी तस्वीरें छपने लगी थीं। लेकिन तभी करिश्मा की मां बबीता ने बीच में आकर सब कुछ खत्म कर दिया। बबीता उस वक्त करिश्मा के करियर को बहुत सख्ती से मैनेज करती थी।
वो हर फिल्म का फैसला लेती थी, हर डील को अप्रूव करती थी और करिश्मा के हर कदम पर नजर रखती थी। बबीता ने देखा कि उनकी बेटी उस वक्त इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन है। राजा हिंदुस्तानी बीवी नंबर 1 जैसी फिल्में सुपरहिट हो रही हैं और अक्षय खन्ना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। एक माँ की प्रैक्टिकल सोच ने प्यार को कुर्बान कर दिया। बबीता ने करिश्मा को समझाया कि अगर तुमने अभी शादी की तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा और अक्षय के पास ना तो हिट फिल्में हैं, ना ही कोई भविष्य दिख रहा है। रिश्ता टूट गया और अक्षय को एक बड़ा सदमा लगा। यहीं से अक्षय ने शायद तय कर लिया कि बॉलीवुड में प्यार भी बॉक्स ऑफिस के हिसाब से होता है। यहाँ रिश्ते भी हिट और फ्लॉप के आधार पर तय होते हैं। 2007 में अक्षय के करियर का सबसे बड़ा व्हाट इफ मोमेंट आया। यानी क्या होता अगर वाला मोमेंट। उस साल लेखक अमोल गुप्ते ने तारे जमीन पर की स्क्रिप्ट लिखी और उनके दिमाग में टीचर रामशंकर निकुंभ के रोल के लिए सिर्फ और सिर्फ अक्षय खन्ना थे। अक्षय की सेंसिटिव इमेज, उनकी आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी और दिल चाहता है में उनकी परफॉर्मेंस देखकर अमोल को लगा कि यह रोल अक्षय के लिए परफेक्ट है। अमोल गुप्ते आमिर खान के पास सिर्फ इसलिए गए थे ताकि आमिर उन्हें अक्षय से मिलवा दें या उनका नंबर दे दें, क्योंकि आमिर और अक्षय दिल चाहता है में साथ काम कर चुके थे और दोस्त माने जाते थे। लेकिन यहाँ जो हुआ वो किसी धोखे से कम नहीं था। आमिर ने अमोल से कहा कि पहले मुझे स्क्रिप्ट सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि यह कहानी कैसी है। और जैसे ही आमिर 1 ने स्क्रिप्ट सुनी, उन्हें समझ आ गया कि यह फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मूवमेंट बनने वाली है। आमिर खान जो अपनी हर फिल्म को बहुत सोच समझकर चुनते हैं, उन्हें लगा कि यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। आमिर ने फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला किया और साथ ही वो रोल भी ले लिया जो अक्षय के लिए लिखा गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि यह सब अक्षय की जानकारी के बिना हुआ। जब तक अक्षय को पता चलता, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। बाद में आमिर ने अक्षय से मिलकर बेशर्मी से कहा कि अक्षय, मुझे स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि मैंने अमोल को तुम्हारे पास जाने ही नहीं दिया और मैंने फिल्म खुद कर ली। माफ करना, लेकिन यह रोल मेरा था। कोई और एक्टर होता तो मीडिया में बवाल मचा देता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, सोशल मीडिया पर ट्वीट करता और आमिर खान को खूब भला बुरा कहता। लेकिन अक्षय ने चुपचाप यह सब सह लिया और कोई शोर नहीं मचाया। न अक्षय खन्ना में वो एग्रेशन नहीं था, वो हंगर नहीं था जो आमिर, सलमान और शाहरुख में था। वो टैलेंटेड थे लेकिन अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते थे। अपने करियर के लिए गला काटने की कला नहीं आती थी। जहां आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन गए, तारे जमीन पर से उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, फिल्म ने करोड़ों कमाए, वहीं अक्षय को एहसास हुआ कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टिंग काफी नहीं है। यहाँ पॉलिटिक्स चाहिए, मैनिपुलेशन चाहिए और सबसे बड़ी बात, अपनी जगह के लिए लड़ना आना चाहिए, जो अक्षय कभी नहीं कर पाए। इसके बाद के साल यानी 2008 से 2012 तक अक्षय के करियर का सबसे मुश्किल दौर था। वो मल्टी स्टारर फिल्मों में खो गए। कहीं उनका रोल था तो लाइमलाइट किसी और की थी, कहीं उनकी एक्टिंग अच्छी थी तो फिल्म फ्लॉप हो गई। रेस 2008 में उन्होंने एक शातिर बिजनेसमैन राजीव सिंह का रोल किया। उनकी एक्टिंग बेहतरीन थी, लेकिन सैफ अली खान ने सारी लाइमलाइट ले ली क्योंकि वो मेन लीड थे। आक्रोश 2010 में उन्होंने एक करप्ट पुलिस ऑफिसर प्रकाश राठौड़ का रोल इतनी शिद्दत से निभाया था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा पुलिस वाला जो सिस्टम का हिस्सा है लेकिन अंदर से टूट चुका है। अक्षय ने इस किरदार को इतनी बारीकी से निभाया कि लोग हैरान रह गए। लेकिन फिल्म की मार्केटिंग सही नहीं थी, रिलीज टाइमिंग गलत थी और यह बेहतरीन फिल्म भी बिना शोर मचाए फ्लॉप हो गई। हद तो तब हो गई जब उन्होंने 2010 में फराह खान की 30 मार खान की। इसमें उन्होंने एक ऑनस्कर ऑब्सेस्ड एक्टर का रोल किया था जो हर वक्त ऑनस्कर की बात करता है और एक बुरा एक्टर है विडंबना। देखिए, उस पूरी फिल्म में सिर्फ अक्षय खन्ना की एक्टिंग ही थी जो बर्दाश्त करने लायक थी। उनका कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट था। उन्होंने एक बुरे एक्टर को इतने अच्छे तरीके से प्ले किया कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनका काम शानदार था, लेकिन फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर थी कि उसका धब्बा उनके करियर पर भी लगा। साल 2012 में एक फिल्म आई थी, गली गली चोर है, जिसमें अक्षय ने एक चोर का रोल किया था। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर तो डिजास्टर साबित हुई ही, लेकिन इसके बाद अक्षय खन्ना ने जो किया उसने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया। इस फिल्म की रिलीज के बाद अक्षय खन्ना अचानक गायब हो गए। ये कोई छोटा मोटा ब्रेक नहीं था। बॉलीवुड में एक्टर्स अक्सर ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो मीडिया में रहते हैं, पार्टियों में दिखते हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं। लेकिन अक्षय का केस अलग था। यह एक पूर्ण अज्ञातवास था। पूरे 4 साल तक ना कोई फिल्म, ना कोई पार्टी, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई अवार्ड शो, कहीं कोई निशान नहीं, जैसे धरती निगल गई हो। बॉलीवुड जो गॉसिप का भूखा है, जहां हर छोटी से छोटी खबर भी वायरल हो जाती है, वहां एक बड़े एक्टर का इस तरह गायब होना बहुत बड़ी बात थी। मीडिया में अफवाहें फैलने लगीं कि अक्षय को शराब की भयानक लत यानी अल्कोहलिज्म लग गई है और वो अपनी सुध-बुद्ध खोकर किसी रिहैब सेंटर में भर्ती हैं। कुछ मैगजीन्स ने लिखा कि वो ड्रग्स ले रहे हैं।
कुछ ने कहा कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है। मैगजीन्स में आर्टिकल छपने लगे कि कैसे एक होनहार एक्टर अपने ही डिप्रेशन और नशे के प्याले में डूब गया है, कैसे विनोद खन्ना का बेटा भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस पर कई स्टार किड्स चलकर बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन इन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई उन अफवाहों से कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक थी। सच्चाई यह थी कि अक्षय खन्ना किसी नशे में नहीं, बल्कि एक रचनात्मक घुटन यानी क्रिएटिव सफोकेशन में जी रहे थे। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वह कैमरे के सामने एक्टिंग करते करते थक चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनकर रह गए हैं जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही थी, अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे, और जो भी करते थे वो या तो फ्लॉप हो जाता था या फिर उनकी मेहनत किसी और की सफलता में खो जाती थी। लेकिन इस गायब होने की सबसे बड़ी और निजी वजह कुछ और थी जिसे उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा था, और वो थी उनके पिता विनोद खन्ना की जानलेवा बीमारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वो दौर था जब विनोद खन्ना का स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था। उन्हें ब्लैडर कैंसर था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और 2017 में उनका निधन हो गया। जिस पिता ने बचपन में उन्हें ओशो के लिए छोड़ दिया था, जिस पिता की गैर मौजूदगी ने उन्हें एक अधूरा बचपन दिया था, उसी पिता के अंतिम वर्षों में अक्षय ने सब कुछ छोड़कर उनके साथ वक्त बिताने का फैसला किया। शायद अक्षय ने सोचा कि जो वक्त उन्होंने बचपन में खोया था उसे अब वो अपने पिता के साथ बिताकर पूरा कर सकते हैं। शायद उन्होंने अपने पिता को माफ कर दिया था, या शायद वो अपने अंदर के उस 5 साल के बच्चे को संतुष्ट करना चाहते थे जो आज भी अपने पिता को ढूंढ रहा था। 4 साल बाद 2016 में जब अक्षय वापस आए तो वो पुराने लवर बॉय नहीं थे जो पेड़ों के पीछे छुपकर गाना गाते थे। अब वो एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया था, जिन्होंने अपने गंजेपन को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लिया था। उनकी वापसी हुई फिल्म धिशूम से, जिसमें उन्होंने वाघा नाम के एक स्टाइलिश और सन की विलेन का रोल किया। जॉन अब्राहम और वरुण धवन की यह फिल्म एक मसाला एंटरटेनर थी, लेकिन अक्षय का किरदार अलग था। उन्होंने एक ऐसे विलेन को प्ले किया जो स्टाइलिश था, क्रूल था और साथ ही थोड़ा पागल भी था। अक्षय ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि 4 साल बाद सेट पर आना नए सिरे से शुरुआत करने जैसा था। उनके हाथ कांप रहे थे जैसे वो कोई न्यू कमर हो, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ सबने देखा कि शेर बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला। इसके बाद श्रीदेवी की मॉम 2017 में उन्होंने एक ठंडे दिमाग वाले पुलिस अफसर डीके का रोल किया जो चिल्लाता नहीं था बल्कि अपनी आंखों से मुजरिम को पढ़ लेता था। फिर आई इत्तेफाक, जिसमें उन्होंने फिर से एक पुलिस इंस्पेक्टर देव वर्मा का किरदार निभाया। यहाँ भी उन्होंने वही स्टाइल अपनाया, धीमी आवाज, तेज दिमाग और आंखों में एक ऐसी गहराई जो सच और झूठ को पहचान लेती है। लोग समझ गए कि अक्षय ने अब एक नई इमेज बना ली है। वो अब हीरो नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट एक्टर बन गए हैं। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई 2019 की कोर्ट रूम ड्रामा सेक्शन 375। यहाँ उन्होंने एक डिफेंस लॉयर तरुण सलूजा का रोल किया जो एक रेप केस में आरोपी की तरफ से लड़ रहा है। फिल्म की कहानी बहुत सेंसिटिव थी, लेकिन अक्षय ने इसे इतनी बारीकी से निभाया कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने तालियां बजाईं। उन्होंने एक ऐसे वकील को दिखाया जो अपने क्लाइंट के लिए लड़ रहा है, लेकिन अंदर से खुद भी सवाल पूछ रहा है कि सच क्या है, और क्रिटिक्स ने मान लिया कि यह बंदा एक्टिंग की एक अलग ही लीग में खेल रहा है। फिर आया 2022 और आया वो तूफान जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दृश्यम 2 अजय देवगन और तब्बू की पहली दृश्यम की सीक्वल थी, और लोग सोच रहे थे कि इसमें भी अजय और तब्बू का ही दबदबा रहेगा। अक्षय खन्ना को एक छोटे से रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो पूरा थिएटर सन्न रह गया। अक्षय ने आईजी तरुण अध्यक्ष का किरदार इस तरह से निभाया कि लोग भूल गए कि यह एक सपोर्टिंग रोल है। बिना किसी एक्शन सीन के, बिना किसी लाउड डायलॉग के, सिर्फ अपनी बुद्धिमानी और उस कैलकुलेटिव यानी गणनात्मक सन्नाटे से उन्होंने अजय देवगन के विजय सालगांवकर को भी टक्कर दे दी। फिल्म ने 240 करोड़ की ब्लॉकबस्टर कमाई की, और इसका एक बड़ा श्रेय अक्षय खन्ना के उस शतरंज के खिलाड़ी वाले अवतार को दिया गया। वो इंडस्ट्री जो कल तक उन्हें खत्म मान चुकी थी, अब उन्हीं की तारीफों के पुल बांध रही थी। प्रोड्यूसर्स जो उनसे दूर भागते थे, अब उनकी तारीफें लेने के लिए लाइन में खड़े थे। और फिर आया 2025, जो आधिकारिक तौर पर अक्षय खन्ना का साल बन गया। फरवरी 2025 में रिलीज हुई लक्ष्मीकांत विष्णुकांत खरे की ऐतिहासिक फिल्म छावा, जिसमें विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज बने और अक्षय खन्ना ने मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाया। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि औरंगजेब को अक्सर एक कार्टूनिश विलेन की तरह दिखाया जाता है, लेकिन अक्षय ने इस किरदार को एक अलग ही डायमेंशन दिया। विक्की कौशल जहां जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तलवारें भांज रहे थे, घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के मैदान में दहाड़ रहे थे, वहीं अक्षय की खामोशी स्क्रीन को फाड़ रही थी।
उन्होंने औरंगजेब को एक क्रूर बादशाह तो दिखाया ही, लेकिन साथ में उसकी मानसिकता को भी दिखाया कि कैसे एक इंसान सत्ता के लिए अपने भाइयों को मारता है, अपने पिता को कैद करता है और फिर भी खुद को सही मानता है। अक्षय ने औरंगजेब को मौत का साया बना दिया, एक ऐसा किरदार जो स्क्रीन पर आते ही डर पैदा कर देता है। लेकिन बिना चिल्लाए, बिना ओवर एक्ट किए फिल्म ने 601 करोड़ की भारी भरकम कमाई की और इसका बहुत बड़ा श्रेय अक्षय की उस कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस को गया जिसने विक्की कौशल की आग को टक्कर दी। लेकिन असली धमाका हुआ दिसंबर 2025 में, जब आदित्य धर की एक्शन थ्रिलर धुरंधर रिलीज हुई। इसमें रणवीर सिंह मेन लीड में थे और अक्षय ने रहमान डकैत नाम के एक पाकिस्तानी क्राइम लॉर्ड का रोल किया। सोशल मीडिया पर वो सीन वायरल हुआ जिसमें अक्षय बहरीनी रैप सॉन्ग FA नो एला पर एंट्री लेते हैं, काले कपड़ों में स्लो मोशन में चलते हुए एक ऐसा स्वैगर और एटीट्यूड कि पूरा थिएटर सीटियां बजाने लगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस एंट्री के पीछे क्या तकलीफ थी। लद्दाख की जानलेवा ऊंचाई पर शूटिंग के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण अक्षय की हालत खराब हो रही थी। वो 50 साल के हो चुके थे और उस ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर शॉट के बाद उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता था। उनका सिर दर्द कर रहा था, चक्कर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलता, उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती थी और वो पूरी अकड़ के साथ सीन देते थे। यंग एक्टर्स जो उनसे आधी उम्र के थे, वो भी उनकी प्रोफेशनलिज्म देखकर हैरान थे। फिल्म में रणवीर सिंह जैसे एनर्जी के पावर हाउस लीड रोल में थे, जो अपनी हाई ऑक्टेन परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन थिएटर से निकलने वाली पब्लिक और सोशल मीडिया पर सभी रिव्यूज ने एक ही बात कही कि अक्षय खन्ना ने फिल्म चुरा ली। शो स्टीलर अक्षय खन्ना थे। वो रणवीर सिंह पर भी भारी पड़ गए। बिना अपना खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए, बिना किसी फालतू के PR स्टंट के, बिना किसी मीडिया मैनेजमेंट के अक्षय ने साबित कर दिया कि असली टैलेंट को प्रमोशन की जरूरत नहीं होती, शेर की दहाड़ के लिए शोर की जरूरत नहीं होती। फिल्म ने 278 करोड़ की शानदार कमाई की और 2025 आधिकारिक तौर पर अक्षय खन्ना का साल घोषित हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी अक्षय खन्ना के डूबने से लेकर फिल्म जगत के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने तक की, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।